हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी डिमांड पे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। इसका एक जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 1 चल रहा है, यानी कि ब्रह्मांड में हम कर रहे हैं सामान्य अवधारणा, और इसमें आज हम करेंगे पार्ट 2। मतलब जो ये वाला आपका चैप्टर है ना, यानी कि सामान्य अवधारणा, उसके आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने थ्योरी देख ली है, पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। चलिए गाइस, पहले हम देखेंगे इंडेक्स, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए है हमारा इंडेक्स। ठीक है, आप दोनों साइड देखते हुए चलेगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं इसमें, मतलब हमारे पास जो घटना चक्र है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने हैं। तो दोनों साइड देखते हुए चलिएगा गाइज, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। इससे पता चलता रहता है कि कहाँ पे हमें सुधार करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम फिर क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है ना वो हमने स्टार्ट कर दिया था, और ये जो ब्रह्मांड की जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, तो जो नोट्स हैं या थ्योरी हम कह सकते हैं, ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये चार्ट भी हमने बता दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो बहुत सब कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता चुके थे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें लिखा है किस चीज़ से संबंधित, तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इस थ्योरी से आपको थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। तो मतलब इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। देखिए, ब्रह्मांड से छोटा होता है, आकाशगंगा उससे छोटा होता है, सौरमंडल, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, उसी में हमारे ग्रह भी होते हैं, ठीक है। अब लिखा है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसे? जॉर्ज लेमिथियर ने किया था, सन 1927 में किया था। जिसे बिग बैंग नाम किसने दिया गाइस? ये दिया आपका फ्रेड होयल ने दिया, 1949 में दिया, ठीक है। तो इतना सा था, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? आपके जो नोट्स आपने पढ़े थे ना अभी लास्ट वीडियो में, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स को इससे अच्छा होगा कि आप नोट्स को रिवाइज करें बार बार। अब लिखा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? अभी हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इसमें नोट्स नहीं है। अब इसमें लिखा है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत हो गई है, ठीक है। तो वर्गीकृत हो गई है मतलब इसका आकार कहता है, तो इसका आकार है सर्पिलाकार। तो ये क्या है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत हुई है, ठीक है। तो ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था, इसमें भी कुछ नया नहीं, आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होती है, जैसे अंडाकार भी होती है, सर्पिलाकार भी यानी कि स्पाइरल भी होती है, अनियमित भी होती है यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। अब लिखा है वर्ष 2005 में क्या है, एक टेलीस्कोप जिसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है, उसने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व अवधारणा हुआ विभ्रंश के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए हैं कि आकाशगंगा का जो आकार है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तो गाइस, इसमें भी कुछ नया नहीं है हमारे पास, हम सारी चीज़ें नोट्स में यानी कि लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए अब लिखा है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है समय लगता है, कितना लगता है? 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कहाँ हैं, तो नोट्स में हमने पढ़ ली है। इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, तो इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। लिखा है, चलिए कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, नोट्स नहीं पढ़ते हैं, नोट्स वाली वीडियो नहीं देखते, तो उनके लिए कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 KPC, या फिर हम कह सकते हैं 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी, ये हो गई दूरी, यानी कि जो हमारा गैलेक्सी है उसके केंद्र से सन की दूरी, सूर्य की दूरी, ठीक है। और इसकी जो सूर्य की चाल है वो है 828,000 किलोमीटर पर घंटा, ये उसकी गति है, ठीक है। तो इस गति से सूर्य क्या करता है, अपनी जो जो पूरा का पूरा गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा करता है, और परिक्रमा करने में उसे टाइम लगता है 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक लगते हैं। अब इस जो एक परिक्रमा पूरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी आंसर, यानी कि 25 करोड़ वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा तारों का रंग, जो तारों का रंग होता है ना, आप अलग अलग तारे का अलग अलग रंग देखते हैं, जब भी आप आकाश में देखेंगे तो अलग अलग तारे का अलग अलग रंग, तो वो क्या बताता है? तो गाइस, वो क्या बताता है कि उसके ताप को बताता है, कि उस तारे का ताप क्या है। तो जैसे जैसे इसने कहा अगर तारा जो है आपको नीला दिखता है, तो यानी उसका जो टेम्परेचर है वो ये है, यानी 50,000 से लेकर 28,000 केल्विन तक, ठीक है। अगर आपको नीला श्वेत दिखता है
तो 28 से लेकर 10,000 केल्विन हो जाएगा। श्वेत यानी कि सफ़ेद दिखता है तो 10 से लेकर 7,500 केल्विन हो जाएगा। श्वेत पीत है यानी कि थोड़ा सा हल्का पीला, मतलब लाइक सफ़ेद पीला टाइप का दिखता है तो 7,500 से 6,000 केल्विन तक हो जाएगा। पीत है तो 6,000 से 4,900 केल्विन तक हो जाएगा। नारंगी है तो ये है, और लाल है तो आपका ये लिखा है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर पा रहे हैं तो भी ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वह सीमा जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? हमने देखा था चंद्रशेखर सीमा, और चंद्रशेखर सीमा हमने देखी, यहाँ व्याख्या है भाई साहब, बहुत बढ़िया भैया। चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है। जो नया होगा हम उस पर लाइन खींच देंगे, बाकी जो पुराना होगा उसे तो वो तो आप नोट्स में पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ लिखा है, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर तारे जो है श्वेत वामन बनते हैं, और जिसके ऊपर जो है जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या फिर कृष्ण वीवर श्याम वीवर यानी कि ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गाइस इसमें अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सब हमने पढ़ लिया था। मतलब इसने कहा 1.44 एक सीमा बताई है, 1.44 सौरिक यानी कि सोलर मास सौरिक द्रव्यमान की एक सीमा बताई है। किसने बताई है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताई है। इनने कहा कि अगर जो तारा है विस्फोट के बाद जो भी अवशेष बचता है उसका द्रव्यमान अगर इससे कम है, इस लाइन से कम, मतलब इस सीमा से कम है, तो वो क्या बनता है? श्वेत वामन बनता है। अगर इस सीमा से ऊपर है तो वो क्या बनता है गाइस? वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है। और थ्री सौरिक द्रव्यमान या सोलर मास से ऊपर है तो वो क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। बस इतनी सी बात करिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा और सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष वाले तारे के द्रव्यमान से मतलब सुनिश्चित होती है। तो गाइस अभी भी कुछ नया नहीं है। ये पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बसता है। यानी कि इसने कहा कि हमें नहीं पता अभी तक कि वो कौन सा आकार होता है जिससे जब विस्फोट हो जाता है, वो मतलब तारे का वो कौन सा आकार है जिसके विस्फोट के बाद ये इस सीमा के अंदर रहता है, और वो कौन सा आकार है जो इस सीमा के बाहर रखता है। फिलहाल अंदर कौन से आकार का तारा है विस्फोट के बाद वो हमको नहीं पता, ठीक है। किंतु अनुमान भी लगाया जाता है, किंतु ऐसा माना गया है, तो यहाँ मान लिया कि वो जो तारा है ना जो 1.44 के अंदर रहता है वो 8 गुना बड़ा है। किससे? सूर्य से जो 8 गुना बड़ा होगा आकार का होगा, तो वो आपका 1.44 से अंदर तक का अंदर रहेगा, ठीक है। अब लिखा है और जो बड़े तारे हैं वो 1.44 द्रव्यमान से अधिक होते हैं, ठीक है। अब लिखा है इसी तारे मतलब जो सूर्य के 8 गुना तक है तो वो इस सीमा के अंदर होगा, और जो इससे बड़ा हो जाएगा वो इस सीमा के बाहर हो जाएगा। इसने इतनी सी बात कही है। अब लिखा है इन्हीं तारों के अब जो इस सीमा के बाहर होगा वो क्या बनाएगा? ब्लैक होल बनता है। अब लिखा है ब्लैक होल का जो उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर, मतलब इसने कहा जो ब्लैक होल होता है ना, जो तारा ब्लैक होल बन जाता है उसका जो है गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है ना कि वो जितना भी उसका अवशेष होता है अवशेष होता है उसको क्या करता है? तारा अपने अंदर क्या है? समाहित कर लेता है, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है, देखिए अपने अवशेष को तो अपने अंदर समाहित कर लेता है, और वहाँ से गुजरने वाली कोई भी वस्तु होती है उसको भी अपने अंदर खींच लेता है। चलिए ये गाइस इसमें बोला जाए तो कुछ भी नया नहीं था, ये आप नोट्स पढ़ लेंगे, आधा तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है श्याम वीवर होता है, क्या होता है भैया? ये क्या होता है? सिमट गया तारा, यानी कि जब तारा खत्म होने वाला होता है तो वो सिमटता है, उसके बाद क्या उसमें विस्फोट हो जाता है, मतलब खत्म हो रहा है, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त हो गया है तारा, उसके बाद हुआ है, ठीक है। तो वो तारे में विस्फोट होता है यानी कि नोवा सुपरनोवा, उसके बाद वो श्वेत वामन बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या फिर ब्लैक होल बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारे से क्या घटित होता है गाइस? इसमें ओजोन क्षेत्र बनता है, इंद्रधनुष बनता है, कृष्ण वीवर बनता है, धूमकेतु बनता है। तो गाइस हमने क्या देखा था? कृष्ण वीवर बनता है, ठीक है। तो कृष्ण वीवर देखा था, न्यूट्रॉन तारा देखा था, श्वेत वामन देखा था, राइट। कृष्ण वीवर क्या होता है गाइस? ब्लैक होल को ही बोलते हैं, राइट। अब इसमें लिखा है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किसने किया? मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने करा। तो अभी हम सारी कहानी, कृष्ण छिद्र, कृष्ण वीवर और या फिर ब्लैक होल, ये सब एक ही बात है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो गाइस फिर से वही नाम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी। अब इसने कहा जो कृष्ण छिद्र है या फिर ब्लैक होल है एक ऐसा खगोलीय जो है अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, इसे हम दूरबीन से नहीं लेकिन अब देखा गया है फिलहाल तो, ठीक है। अभी एक ऐसी दूरबीन आई है, एक ऐसी दूरबीन का निर्माण हुआ है, या हमने क्या करा है? इसको भी देख लिया है। पहले नहीं देखा जा सकता था अब, लेकिन हमने उसको देख लिया। अब लिखा है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को
कोई बच निकलने नहीं देता। इसका मतलब क्या है, इसने कहा कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है इतना प्रबल होता है ना कि वो अपने आसपास की कोई भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इनफैक्ट प्रकाश को भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, प्रकाश भी इससे नहीं बच पाता, यानी कि ये भी सही है। और इसे अब दूरबीन से देखा जा सकता है, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। लेकिन और क्या है, ए एंड बी दोनों सही है, और जो आर है, सॉरी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हाँ देखें क्या लिखा है। इसने लिखा है प्रश्नगत कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। इसमें लिखा है कृष्ण छिद्र, यानी कि ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा देखा नहीं जा सकता, लेकिन गाइस अब क्या है, ये देखिए देखा नहीं जा सकता में ये क्वेश्चन है 2001-2003 का, ठीक है। लेकिन अभी जो कहानी है शायद इसमें अपडेट, चलिए अभी देखते हैं, आगे बात करेंगे अभी कि ब्लैक होल का भी हम चित्र खींच चुके हैं अभी 2019 या 2020 की बात है। चलिए यहाँ देखिए लिखा है प्रश्नगत कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। और कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका जो है प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के किरण या यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता। मतलब क्या है यार, कोई भी चीज़ आप देखते हो ना, अगर कोई वस्तु को आप देखते हो अपनी आंखों से, तो गाइस क्या होता है कि यहाँ से आप यहाँ पे से प्रकाश जाता है और टकरा के जब आपकी आंखों तक वापस आता है, तभी आपको ये वस्तु दिखाई देती है। लेकिन ब्लैक होल के लिए हमने कहा है कि ये जो प्रकाश गया है ना, ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि यहाँ से जो है ना कोई भी चीज़, ये क्या है, प्रकाश गया और इसने इसे अपने अंदर क्या कर लिया, समाहित कर लिया। अब ये वापस जब जाएगा ही नहीं तो आपको दिखेगा कैसे, तो ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, ये बोला है, ठीक है। इसने कहा यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। फिर कहा अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों, गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। तो वैसे इसका जो मतलब इसका पता कैसे लगाया जाता है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन गाइस अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें अपडेट क्यों नहीं कर रहा है। 2019-20 की बात है, 2019 की बात है जब ये कहा आया था कि ब्लैक होल का भी चित्र खींचा गया है। आई होप आप लोग को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत उच्च घनत्व का होता है इस वजह से, ठीक है, अभी हमने व्याख्या में देखा था। अब इसका सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है गाइस, ये क्या है, एक मृत प्राय तारा है, मतलब तारा मरने की अवस्था में आ जाता है, उसके बाद उसमें विस्फोट हो जाता है, उस विस्फोट को हम नोवा या फिर सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है मृतप्राय तारा। इसमें लिखा है सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त हो जाता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे के विस्फोट अवस्था है, ठीक है, यानी कि विस्फोट हो जाता है उसमें। अब लिखा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो ये भी हम देख चुके थे, कितने तारामंडल है, 88 तारामंडल है। अब लिखा है इसने कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IAU के अनुसार आकाश में कुल जो है 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को क्या है दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है गाइस, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, और ये वाला साइड होता है दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध से इसने कहा अधिकतर को देखा जा सकता है, उत्तरी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता। इसका कारण देखिए यहाँ नहीं लिखा है, हम बात नहीं करेंगे। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो इसमें लिखा है पल्सर हो गया, कृष्ण मास्टर हो गया, भंगुर तारा हो गया या फिर क्वासर हो गया। तो गाइस यहाँ पे है कृष्ण मास्टर, आइए देखें क्या है। हाँ चलिए अब हमें यहाँ पे क्या देखना है गाइस, तो इस अभी तक की जो व्याख्या है उसमें जो ये वाली लाइन है ये हो गई आपके लिए कुछ नई, ठीक है। और उसके बाद हम और नई लाइन की अगर बात करें तो गाइस ये वाले आपके ये आपका पैराग्राफ थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 वाले, और एक इस पैराग्राफ में मतलब इस वाले व्याख्या में आपका ये बात आपकी थोड़ी सी नई है, ये आपको पता होनी चाहिए, जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ी। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो हमने कहा यहाँ पे कृष्ण मास्टर, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसने कहा कृष्ण मास्टर, देखिए अभी नई बात है, हमने अभी तक नोट्स में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अब लिखा है कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिए ब्लैक होल ये तो खगोलीय वस्तु है, तो हम जानते हैं, ठीक है। अब क्वाज़र क्या है, क्वाज़र एक क्या है, तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से लेकर 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ
कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए हमने क्वाज़र के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब हमने ये पढ़ा था कि ये बहुत चमकीला है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक है। इतनी बात हमने क्वाज़र के बारे में पढ़ी थी। लेकिन अब इसमें इसने यहाँ लिखा है तारावत स्रोत है, ठीक है। इसकी ये जो लगभग इतने अरब वर्ष दूर है, यानी 2.5 से लेकर 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, स्थित है, ठीक है। और ये क्या है, इससे भी अत्यधिक दूरी पे बहुत, मतलब कुछ इससे भी दूर है, ठीक है। ये छोड़िए। अब इसने कहा कि ये क्या है, ये क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। इससे आने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। जो भी मतलब क्वाज़र है, क्वाज़र से जो भी रेडियो तरंगें आती है उससे उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब लिखा है इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। मतलब ये क्या करता है, पल्सर भी क्या करता है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो गाइज ये आपका एक थोड़ा सा अलग पैराग्राफ हो गया जो नोट से काफ़ी अलग है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। इसने कहा पल्सर, ब्लैक होल, ब्रिटल स्टार या फिर आपका क्वाज़र। तो देखिए बाकी तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, हमने ब्रिटल स्टार के बारे में नहीं पढ़ा। आइए देखें यहाँ पे क्या है, ये भी नया है कुछ, ठीक है। इसने कहा पल्सर, क्वाज़र, ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाया जाता है, जबकि जो ब्रिटल स्टार है वो क्या है, का संबंध एनिमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ, ऑफिराइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। मतलब गाइस ये क्या है, एक समुद्री जीव है। क्या ब्रिटल स्टार क्या है, जैसा कि सी स्टार होता है ना, उसी की तरह आपका ब्रिटल स्टार भी है। यानी कि ये क्या है, एक समुद्री जीव है, ना कि खगोलीय कोई पिंड है या वस्तु है, पदार्थ है, ठीक है। अब ये देखा, ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं। कौन कौन से, आपका ब्रिटल स्टार और यहाँ पे लिखा है सी स्टार। सी स्टार, ब्रिटल स्टार क्या है आपका, मछली के समान है। मतलब ये क्या है, समुद्री सतह पर क्या है, रेंगते हैं और जिन्हें मछलियों के समीप माना जाता है, मतलब मछली की तरह माना जाता है, ठीक है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध क्या है, अंतरिक्ष से ना होकर कहाँ से है, समुद्र से है। चलिए ये आपका क्वेश्चन थोड़ा न्यू था, ठीक है। अब इस जगह एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो गाइस क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। जैसे कि आपका सप्तऋषि मंडल, ये भी एक नक्षत्र है। अब इसमें लिखा है कि खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का एक समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, जिन्हें एक नाम दिया जाता है, प्रदान किया है, उन्हें कोई ना कोई नाम प्रदान कर दिया जाता है। उसे या तो हम तारामंडल बोलते हैं या फिर नक्षत्र बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका है सप्तऋषि मंडल, जो हम अपने आकाश में पहचान जाते हैं कहाँ पे, जो एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क की तरह बना होता है, ठीक है। अब लिखा है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है, उसका नाम है बीटलग्यूस, ठीक है गाइस, बीटलग्यूस याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाले में आपका कुछ नया नहीं है, ये आपने नोट्स में पढ़ा है। अब इसमें लिखा है बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला, ये एक तारा समूह यानी कि एक नक्षत्र है, एक तरीके तारामंडल मान लीजिए, ठीक है। ओरियन मतलब ओरियन क्या है, आपका एक तारा मंडल है, मतलब एक पूरा तारों का समूह है, ठीक है। उसका एक तारा है बीटलग्यूस, ये क्या है, दूसरा सबसे चमकीला तारा है इस तारा समूह का, ठीक है। ये पृथ्वी से कितना 650 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसे सर्वप्रथम 1836 में क्या है, सर जॉन हर्सेल ने देखा, किंतु 1995 में हबल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा गया ये क्या है, प्रथम चित्र है। मतलब सूर्य का खींचा था और उसके बाद हमने किसका, बीटलग्यूस का चित्र खींचा, ठीक है। सूर्य के बाद दूसरा ये प्लस। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसमें भी कोई बात नई नहीं है, हमने ये सारी चीज़ें क्या है अपने नोट्स में पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। देखिए स्याह काला क्या होता है गाइस, आकाश काला दिखता है उसको, ठीक है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ठीक है। ये अब इसमें से क्या सही है, तो गाइस देखिए पहले तो सही है कि जो अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति बैठा है उसको जो है आकाश क्या दिखता है, काला दिखता है, और उसे तारे जो है टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। लेकिन जो पृथ्वी पर होता है ना, तो उसको एक तो आकाश काला नहीं नीला दिखता है और तारे उसको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, दो चीज़, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। अब लिखा अंतरिक्ष यान के बाहर का जो ताप है वो पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ये बात उसने कही। चलिए आइए इसको समझते हैं। अब इसने लिखा है अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का जो काला दिखने, ये तारे टिमटिमाते ना दिखने
दिखाई पड़ने का कारण क्या है? वायुमंडल हीनता है। मतलब जो अंतरिक्ष यान में बैठे ना गाइस, अगर हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश में वहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। तो वायुमंडल ना होने की वजह से आकाश काला और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। अब लिखा है नेक्स्ट, देखिए अंतरिक्ष यान के बाहर यानी कि बाह्य आकाश का तापमान जो है 3 डिग्री केल्विन यानी कि माइनस में होता है, माइनस में 270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पृथ्वी तल से कहीं कम है, बहुत कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि भैया बहुत ज़्यादा है, नहीं गाइस कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? हमने कहा दो तारों के बीच की दूरी नापनी है ना आपको, या ऊपर आपको ना आकाश में या अंतरिक्ष में कुछ नापना है, तो जो दूरी नापने की इकाई होती है ना वहाँ पे वो होती है प्रकाश वर्ष, क्योंकि दूर इतने सब पिंड इतनी दूर दूर होते हैं ना कि हम उसे किलोमीटर में नहीं नापेंगे, ठीक है, या माइल्स में नहीं नापेंगे, हम किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। और इससे भी बड़ा क्या होता है? ब्रह्मांड वर्ष होता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रकाश वर्ष किस लिए होता है? आपका दूरी मापने की इकाई होती है, ठीक है। अब लिखा है लाइट ईयर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो वह दूरी है जो निर्वात यानी कि वैक्यूम, जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, हवा नहीं होती, वो जगह। तो वहाँ पे क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष होते हैं। ये क्या होता है? आपका दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसे नहीं आता उसके लिए तो अच्छा है, और ये क्वेश्चन भी कुछ नया है, इसकी व्याख्या भी आप जरूर देखें। चलिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? हमने अभी बोला प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो अब प्रकाश वर्ष क्या होता है ये देख ले। इसमें लिखा है निर्वात में, यानी कि जहाँ पे वायुमंडल हवा नहीं होती है वहाँ पे प्रकाश द्वारा ये गति बता दी। इस गति से एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब ये गति भी याद कर लीजिए, यह है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, जो कि हमने नोट्स में पढ़ी है, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, कुछ भी चीज़ नई नहीं है इसमें, सब पुराना है। अब इसमें लिखा है यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो वह अवस्थित विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो ये भी देखिए क्वेश्चन, मतलब ये भी पैराग्राफ है, नोट्स में हमने पढ़ा है। लिखा है तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाए दिखाई देते हैं, ठीक है। एक चीज़ कुछ नया नहीं है, नोट्स में हमने पढ़ा था। अब यहाँ लिखा है उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। फिर खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर होती है, ये भी हमने पढ़ा था। ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है, ये भी हमने देखा था। और ये क्षितिज पर पूर्व से पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है, ठीक है। अब इसने देखा गाइस, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने सब पढ़ा था। खगोलीय ध्रुवों के अंश यानी कि डिग्री की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अंश के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये सारा का सारा सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, ठीक है। उसे अपने गांव जाना था, ठीक है, जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब ये आदमी खड़ा है, अब इसको अपने गांव जाना है, यहाँ से पूर्व में है और कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। अब इसने कहा उसके पास दिशा या ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं, मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो दिशा का पता लगा सके कि भैया पूर्व कौन सी दिशा है। पर उसे जो है ध्रुव तारे की पहचान है, मतलब उसको पता है कि यार ध्रुव तारा कौन सा है, ठीक है। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो गाइस उसको ध्रुव तारा पता है, और ध्रुव तारा आप कहाँ से देख पाते हो पता है? सप्तऋषि मंडल से। और हमने कहा सप्तऋषि मंडल यानी कि एक नक्षत्र है, ये एक तारा मंडल है जो कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह बना है। 7 तारों का एक समूह है गाइस, ये बहुत सारे तारे हो गए। फिलहाल मुझे यहाँ पे चलिए 7 ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये समझ लो एक क्वेश्चन मार्क की तरह बना है, 7 तारे हैं। तो इसमें जो भी ध्रुव तारा होता है गाइस वो कहाँ होता है? तो वैसे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जो है तारा होता है वो होता है ध्रुव तारा। और ये इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के अगर इधर ध्रुव तारा है तो ये वाली डायरेक्शन मानी गई, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नॉर्थ होती है। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना और यहाँ से देख रहा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली गाइस ये होगी आपकी पूर्व यानी कि ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ। तो ये यहाँ से अपने 5 किलोमीटर दूर
पूरब में चला जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या इसमें क्या देखें, मैंने बता दी, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, व्याख्या को देखिए। मतलब चलिए इसमें लिखा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। ठीक है, अभी हमने यही कहानी गाई है। अब ध्रुव तारे को क्या बोलते हैं, पोलराइज, नहीं, ध्रुव तारे पोलराइज का संकेत सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होता है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, मतलब अंतरिक्ष की शब्दावली से कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें लिखा है आपका, यहाँ लिखा है बाइट। ठीक है, अभी हम समझेंगे। इसमें टेलीमीटरिंग, यहाँ पे सिस लूनर और भारहीनता। चलिए भारहीनता आपको पता होगा ऑब्वियसली। देखिए बाइट जो है आपका अंतरिक्ष शब्दावली से ना होकर किससे है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे, बिट बाइट ऐसे करके ना, वो वाला कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसने कहा बाइट जो है ना, BYTE, बाइट जो है आपका कंप्यूटर प्रणाली में 8 द्विआधारी अंकों वाली इकाई होती है। देखिए कंप्यूटर की बात करते हैं हम, 0 और 1 में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं बिट। 0 को हम 1 बिट बोलेंगे, 1 को बिट बोलेंगे, बिट होती है। ठीक है गाइज, तो ये इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट को इंग्लिश में यहाँ बोल दिया द्विआधारी अंक। और बाइनरी डिजिट में 2 ही डिजिट होती है, एक 0 और 1 होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो द्वि मतलब 2 हो गया ना, तो यहाँ पे 0 1 है, 2 ही है, तो द्विआधारी अंक हो गया। तो जो बाइट होती है वो क्या होती है, जो हमने बिट बोला ना, 0 1 0 1 0 1 ऐसे ऐसे करके 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की पूरा का पूरा एक वो बनता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइट। ठीक है, 8 डिजिट वाली इकाई होती है क्या, बाइट। तो अब ये कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखना 8 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाइट। अब लिखा है अधिकांश कंप्यूटर में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं, प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। शेष सभी संबंध जो है, मतलब बाकी चीज़ें इसमें जो लिखी है वो अंतरिक्ष से संबंधित है। बाकी ये यानी कि इसने कहा कि अक्षर लिखने के लिए, संख्या लिखने के लिए कि हम बाइट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको 1 लिखना है तो 1 बाइट में 1 लिखना है, तो 0 0 0 0 0 0 0 और 1, इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, अगर आपको 2 लिखना है तो 0 0 0 0 0 0 1 0, इसको हम बोलते हैं 2। 3 लिखना है तो 0 0 0 0 0 0 1 1, तो ये 3 लिखते हैं। अब गाइस कैसे लिखते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल। इस तरह से हम लिखते हैं, ABCD भी हम इसी तरह से, मतलब कंप्यूटर में हम इसी तरह से लिखते हैं। मतलब हम तो ABCD टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम इसी तरह से काम करता है। अब लिखा है कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियोरी, फिर है स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। तो गाइस ये किसके संदर्भ में आते हैं, इसमें लिखा है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट होराइजन क्या है। तो इसने कहा है यह एक ऐसी सीमा यानी कि बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये ब्लैक होल से संबंधित है। ब्लैक होल के चारों तरफ की एक, मतलब कह सकते हैं ना, ये ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है क्या, इवेंट होराइजन। अब यहाँ पे लिखा है सिंगुलैरिटी, ये क्या है, यह अंतरिक्ष काल यानी कि स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है, मतलब ये एक ऐसा स्थल है, ठीक है, जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। मतलब अगर आप स्पेस में हैं और एक ऐसा स्थल जहाँ पे अगर कोई खगोलीय पिंड है, ठीक है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, अनंत अनंत अनंत। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग थियोरी, स्ट्रिंग थियोरी क्या, इसमें सभी पदार्थों बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। तो गाइस ये थोड़ा सा टफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं, अभी समझना मुश्किल है इसे अभी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड मॉडल। ओके, तो ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है ये गाइस, IAS, तभी थोड़ा सा टफ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन IAS में हैं। आप अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं देंगे भी तो चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3, कौन कौन से, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल, प्रबल की व्याख्या की जाती है और सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। गाइस अगर आपको ये दोनों
दोनों क्या, हाँ 2 तो आपको सुनाई देने में आएंगे अगर आप पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग थियरी और क्या है स्टैंडर्ड मॉडल नहीं भी आप समझते हैं तो भी चलेगा। ओके तो गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो करिएगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या बुरा लगा, कोई कमी है तो वो भी बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं हम, उसमें अब सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इसमें है सौर मंडल, राइट। तो सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तब चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सौर मंडल के संग। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।